हम बेटा एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमरी अमीन लिया, फिर हमने यहाँ पे लिया सेकेंडरी अमीन, एंड देन ये हमने लिया टर्शरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो ये तीनों अमीन्स है आपके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको पता है प्लस आई इफेक्ट कब अराइज होता है? जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर तो है ही। आप देखिए जो प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है, और ये आपका टर्शरी अमीन है। तो इन तीनों अमीन में से जो आपका प्राइमरी अमीन है, इस पे एक ही आर ग्रुप है, तो सिर्फ ये एक ही आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा एन एटम को। सेकेंडरी अमीन में क्या है बेटा? दो आर ग्रुप है, दो जगह से इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर मैं बात करती हूँ टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन में तीन आर ग्रुप है। टर्शरी अमीन कंटेन 3 आर ग्रुप। आप खुद देख सकते हो बेटा, 1 2 3। तो तीनों आर ग्रुप एन एटम को क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। तीनों आर ग्रुप ने एन एटम को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट किस में हुआ? प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? तो टर्शरी में होगा, क्योंकि टर्शरी में आपके 3 आर ग्रुप हैं, तीनों आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो तीनों आर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? निकाल के एन एटम को देंगे। तो टर्शरी वाले एन पे जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जो टर्शरी एन है, अमीन है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब जितनी एन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जो टर्शरी अमीन है वो आपका मोस्ट बेसिक हुआ, उससे कम होगा सेकेंडरी, एंड देन आपका होगा प्राइमरी। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बेस पे यहाँ पे ऑर्डर लिखती हूँ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, एंड उससे कम हुआ प्राइमरी। ठीक है, ये आपका हुआ बेटा किसके बेस पे? इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब सेकंड फैक्टर हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप ये बताएं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि हमारा फेज है वो एक्वस है, तो जो अमीन्स के मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर आया है, बिकॉज फेज इज एक्वस, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है। अब आपको पता है जो ये तीनों अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें जो आपका प्राइमरी अमीन होता है ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि बेटा प्राइमरी अमीन में दो जगह हाइड्रोजन एटम है, एक जगह एन ग्रुप, तो ये तीन जगह से एच बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी अमीन की, तो एक इस एन के पास से, एक इस एच के पास से, दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और टर्शरी अमीन में सिर्फ एक एन है, वो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों अमीन में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी बेटा? प्राइमरी अमीन में होगी। किसमें होगी? प्राइमरी अमीन में होगी। तो अगर मैं एच बॉन्डिंग के बेस पे बात करती हूँ, तो जो प्राइमरी अमीन मेरा है यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा, जब आपने एक्वस फेज लिया तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर काम कर रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर काम कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? टर्शरी हुआ। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो प्राइमरी हुआ। तो अब एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ हम निकालेंगे इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट करके, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट करके। तो जो आपका एक्वस फेज है, जो आपका बेटा एक्वस फेज है, इसमें हमने कंबाइन करके कंबाइन इफेक्ट से क्या निकाली? बेसिक स्ट्रेंथ। कंबाइन फैक्टर से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे एक्वस फेज में। तो हम क्या कहेंगे बेटा, एक फैक्टर में टर्शरी आगे जा रहे हैं, एक में आपका प्राइमरी आगे जा रहा है। तो जो ओवरऑल आपका एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा?
कि भाई सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी। कौन सा होगा बेटा? सेकेंडरी होगा, ये आप ध्यान रखना। सेकेंडरी से कम होगा टर्शरी और सबसे कम होगा प्राइमरी। सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी और सबसे कम प्राइमरी। तो ये आपका बेटा एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ हुई। इट इज द बेसिक स्ट्रेंथ इन द एक्वस फेज। ठीक है, हाँ बेटा, ये फैक्टर आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके बेटा, मुझे बता देना जैसे नोट डाउन करो ना, मुझे बता देना। उषा नहीं आई है ना आज क्लास में, तब तक आप ये करो। हो गया हो बेटा? बताओ। यस मैम। अब कर दूं ना? यस। ओके बेटा। तो देखिए बेटा, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम करेंगे गैसियस फेज में। बस मैं इसको रब कर देती हूँ और यहाँ पे गैसियस फेज कर देती हूँ। हो गया, इसी में चेंज कर दो बेटा। जहां पर एक्वस था ना, वहां पर आप गैसियस कर दो। एक्वस की जगह क्या कर दो? गैसियस फेज कर दो बस। तो ये ऑर्डर, ये गैसियस फेज का। ठीक है, बस बेटा ये आएगा, देख लो। अब देखो, ये पूरा हो गया टॉपिक। गैसियस फेज है, मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का तो कोई काम है नहीं। तो इस केस में एक ही फैक्टर काम करेगा। वो फैक्टर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि इस केस में जो हमारे मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं? गैसियस फेज में है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसमें, है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर हमारा काम करेगा, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए जो आपका टर्शरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी और सबसे कम होगा आपका प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये आपका गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। ओके, कर लो बेटा। इसमें मोस्ट बेसिक टर्शरी है, उसमें आपका मोस्ट बेसिक सेकेंडरी था। तो ये दोनों फैक्टर मैंने करवा दिए। सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। और एक्वस सॉल्यूशन में हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, इथाइल अमीन के लिए और मिथाइल अमीन के लिए। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका सेकेंडरी अमीन है वो मोस्ट बेसिक होता ही है एक्वस में, C2H5 की होल ट्वाइस NH। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा बेटा? सेकेंडरी अमीन होगा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन से कम यहाँ पे होगा टर्शरी अमीन, C2H5 की होल थ्राइस N। भाई एक्वस फेज में ऐसा ही होता है बेटा, मोस्ट बेसिक यहाँ पे कौन होगा? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी से कम आपका कौन हो गया? टर्शरी अमीन। और टर्शरी से कम हुआ आपका प्राइमरी अमीन। टर्शरी से कम आपका होगा प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर मान लो हमारे पास जो R ग्रुप है वो इथाइल ना हो के मिथाइल है, हमारे पास बेटा R ग्रुप इथाइल की जगह क्या है? मिथाइल है, तो थोड़ा सा चेंज होता है। एक और एग्जांपल है, और ये दोनों एग्जांपल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है? अगर हमारे पास इथाइल की जगह मिथाइल अमीन हो, इथाइल की जगह क्या हो बेटा? मिथाइल अमीन हो ना, तो मोस्ट बेसिक सेकेंडरी अमीन होता है, हमेशा सेकेंडरी होता है एक्वस में, तो सेकेंडरी ही है। उसके बाद चेंज है, अब यहाँ पे पहले आएगा प्राइमरी एंड देन आपका आएगा टर्शरी, फिर हमारा क्या आएगा? टर्शरी। तो आपको ये बात बेटा ध्यान रखनी है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग हो जाती है एक्वस फेज में, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर कंबाइन काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर भी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? आउट ऑफ एनिलीन एंड out of aniline and anilinium ion,
out of aniline and anilinium ion, which one is more resonance stabilized? Out of aniline and anilinium ion, which one is more resonance stabilized? ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है बेटा, ये रेजोनेंस के टाइम पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एनिलीन या एनिलीनियम आयन? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। छोटी सी बात है बेटा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को एनिलीन का तो आता ही है, आता है ना एनिलीन का। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। एनिलीन, आप सबको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बेटा, साथ साथ बना लें आप लोग। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, कार्बन 4 पे नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव यहाँ बनाएगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ये आप लोगों को आता होगा, मेरे ख्याल से कई बार करवा रखी है बेटा ये सब चीजें तो, और आपने बहुत ढंग से की थी +1 क्लास में, तो ये मोस्टली क्लास को करनी आ गई थी। ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ने यहाँ बॉन्ड बनाया, ये वापस चला गया, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सारे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और यहाँ वापस से क्या आ गया, NH2 आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि एनिलीन और एनिलीनियम आयन में से कौन सा ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आउट ऑफ एनिलीन एंड एनिलीनियम आयन विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आपने बेटा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए किसके, एनिलीन के, तो टोटल यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। तो एनिलीन के टोटल यहाँ बने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो आपके बेटा एनिलीन के बने। अब हम बात कर लेते हैं एनिलीनियम आयन के। अब हम बेटा किसकी बात करेंगे, एनिलीनियम आयन की बात करेंगे। ठीक है, तो करें बेटा। तो एनिलीनियम आयन क्या होता है, एनिलीन तो होता है बेंजीन पे NH2 बेटा, एनिलीन तो क्या होता है बेंजीन पे NH2, मैं इस पे एक H+ आयन बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा एनिलीनियम आयन। NH2 की जगह मैंने क्या कर दिया NH3, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये एनिलीनियम आयन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, बस बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दे, इन तीनों बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज कर दे, ऐसा कर दे इसे बेटा, तीनों बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी और ये आपका क्या बच गया, यहाँ NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन बन गया। तो जो एनिलीनियम आयन है इसके आपके 2 ही बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Anilinium ions have only 2 resonating structure, 1 and 2। तो अब आप बता दो बेटा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बने, एनिलीन के बने। एनिलीन के बन रहे हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनिलीनियम आयन के सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो आपका एनिलीन है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो एनिलीन आपका है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। Aniline is more resonance stabilized than anilinium ion. Aniline is more resonance stabilized than anilinium ion। और बेटा मैंने आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कल करवा दिया था, इसका मीनिंग मैंने आपका ये टॉपिक पूरा करवा दिया है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है बेसिक स्ट्रेंथ का। बस इसके बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज और करनी है मीन्स की। जहां तक मुझे ध्यान है मेरे ख्याल से इस बार आपका सिलेबस में से वो तो हट गया, डाइजोनियम साल्ट तो
हटाया ना बेटा इस चैप्टर से डाइजोनियम साल्ट? Yes, ma'am. हाँ बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट का टॉपिक इस बार हट ही गया, तो बस चैप्टर थोड़ा ही बचा है बेटा, लेकिन कुछ एक रिएक्शन करनी पड़ेगी डाइजोनियम सॉल्ट की, क्योंकि उनके बिना बेटा फिर आपके ना मैकेनिज्म और कन्वर्जन नहीं होगी। चैप्टर छोटा ही है ये। अब तो आपका सिलेबस बेटा थोड़ा ही बच रहा है। सेकंड बुक तो अगर स्कूल में हो तो 1 वीक की है, बस आप ये मान के चलो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा स्लो होता है, फिर आपके 3 चैप्टर फर्स्ट बुक में बचेंगे। रब कर दूं बेटा, हो गया ये? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। बेटा जितेंद्र, क्लास में लेट आए हो, टाइम पे आया करो। मैं डेली एक बात ही बोलती हूँ, अच्छा लगता है क्या आप लोगों को सुनना? चलिए, अब इसके बाद बेटा हम रिएक्शन शुरू करेंगे। अब तक तो हमने क्या पढ़ी है, बेसिक स्ट्रेंथ ही पढ़ी है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन करना शुरू करेंगे, एल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम शुरू कर रहे हैं। पहली रिएक्शन है हमारी असाइलेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन। तो असाइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप की हम एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। बेटा इन दोनों की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड भी लेंगे और एसिड एनहाइड्राइड भी लेंगे, और इन दोनों से हम अमीन्स का क्या करवाएंगे? असाइलेशन करवाएंगे। अभी आपको समझाऊंगी एसिड क्लोराइड क्या होता है और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। अमीन आप कैसे भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी या एरोमेटिक भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा मैंने एक अमीन लिया RNH2। ये जो R ग्रुप है ये यहाँ पे एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। एल्काइल का मतलब एलिफेटिक है, अराइल का मतलब क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया। ठीक है, आज करणपाल है क्लास में? पक्का नहीं होगा वो, नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आर ग्रुप एल्काइल का मतलब एलिफेटिक होगा और अराइल का मतलब एरोमेटिक होगा। इन दो में से कोई भी एक मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बेटा? एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड क्या होता है? देखिए RC डबल बॉन्ड O Cl, ये होता है आपका एसिड क्लोराइड, फंक्शन ग्रुप है ना ये। अब एन पे आपको पता है बेटा क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। एन पे क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा बेटा? साइड में आपका निकलेगा HCl। साइड में क्या निकलेगा? HCl। एक तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl। इसकी तो बेटा एक Cl हटेगी और इसका एक H हटेगा। HCl यहाँ से निकाल दो, बाकी जो बचेगा उसको आप जोड़ के लिख दो। तो आप बताओ बेटा क्या क्या यहाँ पे बचेगा? आपको जस्ट इसको जोड़ के लिखना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से शुरू कर देती हूँ। RNH, पहले इस N पे 2 H थे बेटा, अब एक ही H आएगा। फिर आगे बताओ, यहाँ से Cl तो हट ही चुका है, तो इस N से मैं क्या जोड़ दूंगी? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? R। यहाँ पे क्या आ गया? R आ गया। तो ये हो गया असाइलेशन। ये क्या हो गया बेटा? असाइलेशन हो गया। और मैं आपको बता दूं, जो ये कंपाउंड बना है, प्लस में HCl भी निकाल देना बेटा। और जो ये कंपाउंड बना है ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? कोई बताएगा क्लास में? हमने पढ़ा था ये 11th क्लास में। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, बता सकते हो? कोई बोलेगा बेटा? ये सेकेंडरी अमाइड है। हमें याद है हमने अमाइड भी किया था, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड क्या था? RCO NH2, दोनों जगह H होता तो प्राइमरी अमाइड होता। N के पास एक जगह R आ गया तो सेकेंडरी अमाइड, और अगर यहाँ भी R आ जाएगा तो टर्शरी अमाइड। तो ये आपका अमाइड बना बेटा, कौन सा बोलो? सेकेंडरी अमाइड। ठीक, ठीक है, कर लोगे बेटा?
तो ये मैंने एसिड क्लोराइड की एडिशन करवाई किसमें, अमीन्स में। अब हम एडिशन करवा लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। तो नेक्स्ट रिएक्शन आप देखो, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप था बेटा, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब अमीन भी आप यहाँ पे एल्काइल लो, अराइल लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसी अमीन लो, टर्शरी में तो होगा नहीं। टर्शरी अमीन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी अमीन के पास H एटम नहीं होते, तो फिर HCl या कोई ग्रुप कैसे निकालोगे। तो अमीन या तो प्राइमरी लोगे या फिर सेकेंडरी लोगे। तो अगला एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने फिर से अमीन लिया RNH2, वही सेम है, R आपका एलिफेटिक एरोमेटिक कोई सा भी हो सकता है। तो ये मैंने प्राइमरी अमीन लिया और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। आप लोगों को ध्यान है एसिड एनहाइड्राइड कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। हाँ, ये बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड, RCO और बीच में एक और आ गया, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। अब डबल बॉन्ड तोड़ोगे या सिंगल बॉन्ड, बताओ बेटा। C और O में सिंगल बॉन्ड भी है, C और O में डबल बॉन्ड भी है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बोलो बेटा। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, आपकी मर्जी है, यहाँ भी C सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ भी है, जिस तरफ आपका मन करे वहां से तोड़ो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो इस O पे नेगेटिव आ गया और इस C पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इसको जोड़ के लिख दो बेटा, बड़ा आसान है। आपको पता है RNH2, तो अमीन अपना क्या देगी, H प्लस आयन देगी, तो यहाँ से RCOO नेगेटिव और अमीन का ये क्या ले लेंगे, H पॉजिटिव। तो एक तो आपका क्या बनेगा बेटा, RCOOH, ये देखो मैंने लिख दिया RCOO और यहां से एक H ले लिया, मतलब ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस में क्या बचा उसको आप लिखो। तो मान लो मैं प्लस में यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ, सबसे पहले ये R, फिर ये C, फिर ये डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। अब बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, एक N पर एक H और एक R। बेटा यहाँ से एक H तो मैंने पहले निकाल ली थी ना, तो इसके पास एक ही N के पास एक ही H बची और एक R बना, तो यहाँ पर जो ये आपका फंक्शन ग्रुप बना दोबारा से क्या है, ये सेकेंडरी अमाइड। हाँ बेटा बोलिए, सेकेंडरी अमाइड ये बना, बड़ा आसान है। आपको किसी भी एक C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहाँ से H और यहाँ से RCOO, तो RCOOH आपका निकल गया, प्लस में क्या बच गया बेटा, RCONHR, मतलब ये आपकी सेकेंडरी अमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे असाइल ग्रुप की एडिशन हो गया। ओके, तो बेटा अगला यहाँ पर हम टॉपिक कर रहे हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब बेटा आप ये कहोगे, जो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है ना, it is also used as a chemical test. It is also used as a chemical test for aliphatic and aromatic primary amine. For aliphatic and aromatic primary amines. बेटा जो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है ना, इसको आप लाइक एज ए केमिकल टेस्ट भी यूज करोगे। आपको ध्यान है ना, हम हर चैप्टर में केमिकल टेस्ट भी करते हैं हर एक फंक्शन ग्रुप के लिए। तो जो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, इसको हम एज ए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए।
जो सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है, बेटा क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक पे क्लिक कर लेना। सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन जो है ये दोनों ये रिएक्शन शो नहीं करते, वो ये वाला टेस्ट नहीं देते, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है ये केमिकल टेस्ट भी है प्राइमरी अमीन के लिए, और प्राइमरी अमीन जी कैसा हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने प्राइमरी अमीन लिया RNH2, प्राइमरी अमीन है, मे बी एलिफेटिक मे बी एरोमेटिक। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। किससे करेंगे बेटा? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म पता ही आपको क्या होता है, CHCl3 प्लस में हम लेंगे 3 मोल ऑफ KOH, प्लस में हम क्या लेंगे बेटा? 3 मोल ऑफ KOH, ठीक है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। अब इसको हमने हीट किया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों K और ये तीनों Cl, 3 मोल किसके निकल गए? KCl के। 3 मोल किसके निकल गए? KCl के। प्लस में क्या बचा बेटा? मेन यहाँ पर ये बनेगा RNC, प्लस में यहाँ पर कुछ और भी निकलेगा, H2O के मोलिक्यूल निकलेंगे, 3 मोल ऑफ H2O। चाहे आप चेक कर लो, ये पूरा बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस है। तो अब जो ये बना है बेटा RNC, आपको पता है NC हम किसको बोलते हैं? आइसोसाइनाइड को। किसको बोलते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड को बोलते हैं। तो यहाँ पे RNC बनेगा जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा। 2 मिनट